हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको क्या समझ में आता है, सीधा सा सवाल है। देखिए, बेसिकली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, तो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजें क्यों होती है? कि विकास हो पाए। अब वो विकास कहां मिलेगा आपको? तो विकास की ऐसे किसी घर में बैठा हुआ नहीं मिल जाएगा कि चलो विकास बाहर ढूंढ रहे हैं सब तुम्हें। विकास जो है बेसिकली यहां पर, ये जो डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट जो है वो प्लानिंग पर बेस्ड होता है। लेकिन आपकी प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बेहतरीन रहे। तो वहां से कुछ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की झलक देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये जो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th हर क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ना एक बार आप पूरी क्लास में पढ़ ही लेते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, कभी साइंस में, कभी सोशल में, कभी मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में तो क्या ही पढ़ा होगा। फाइन। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की दुनिया में। ये जो वीडियो है ना, इसमें बेसिकली मैं आपको वही बताने वाला हूं कि ये इवॉल्व कहां से हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी आई कहां से है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ा अच्छा है, अच्छे से समझना टॉपिक को। ठीक है, अब देखो क्या है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ये जो है अनअकैडमी ऐप है, अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप क्विज अटेंड कर सकते हैं, पोल सेशंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हैं, कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उनमें एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, स्पेशल क्लासेस होती है। ये सारे फीचर्स को आप अनअकैडमी ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, तो सस्टेनेबल प्लस डेवलपमेंट, दो शब्द है यहां पे, सस्टेनेबल और डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों पे फोकस करना हम। सस्टेनेबल का मतलब बेसिकली ये होता है ना कि जो लंबे समय तक चल सके, सस्टेन्ड रहे, सस्टेनेबल। डेवलपमेंट आप जानते ही हैं, तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई है आपको डेवलपमेंट की, व्हाट इज डेवलपमेंट, वो अच्छे से समझो, बड़ी प्यारी सी लगी मुझे तो। द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटीज and the process of change experienced by them, state of particular society and the process of change experienced by them। मतलब प्रोसेस ऑफ चेंज में अगर आप क्या देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज में देख रहे हैं कि आप पहले पैदल चलते थे, आपको साइकिल मिली, आपको गाड़ी मिली, आपको कार मिल गई, हेलीकॉप्टर मिल गया, और पता लग रहा है कि आप क्या एक एयरपोर्ट ओन करके बैठे हो। तो वो क्या है, वो प्रोसेस ऑफ चेंज आपको समझ में आ रहा है, वो डेवलपमेंट आपको समझ में आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई है। क्या बताई गई है कि व्हाट इज डेवलपमेंट? द टर्म डेवलपमेंट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय देम। दिस इज द स्टोरी, सिंपल। दिस इज द स्टोरी, सिंपल स्टोरी। समझ में आया? तो ये डेवलपमेंट हो गया। अब सस्टेनेबल क्या है उसको हम समझते हैं। देखो क्या है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे द स्टेट ऑफ सोसाइटीज हैज largely been determined by the interaction process between human societies and the biophysical environment। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट को जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हैं? डेवलपमेंट में बेसिकली आप ये पढ़ते हैं द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, किस तरह से उस सोसाइटी में बदलाव आ रहा है उसे आप पढ़ते हैं। तो इनिशियली क्या बताया जाए, इनिशियली किसी भी सोसाइटी की स्टेट क्या थी, तो द स्टेट ऑफ सोसाइटी जो इनिशियली देखने को मिलेगा आपको, तो वो क्या देखने को मिल रहा है कि इट वाज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन प्रोसेसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड बायोफिजिकल एनवायरमेंट। तो ह्यूमन सोसाइटीज और बायोफिजिकल एनवायरमेंट जो है, मतलब ह्यूमन बींग्स जहां रह रहे हैं उनके आजू बाजू इर्द गिर्द किस तरह की स्थिति है, उससे आपको समझ में आ जाता था कि सोसाइटी का स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कितना है, सोसाइटी कहां पर स्टैंड करती है। ठीक है, वो चीज रहती है। अब ये जो प्रोसेस था, ठीक है, मतलब आपने देख लिया कि स्थिति क्या है, स्थिति देख लिया आपने, एंड द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय सोसाइटी। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना होगा क्या, कि आपने स्थिति समझ ली, स्थिति समझने के बाद में आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट कर रहे हैं यूजिंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस नर्चर्ड बाय अ सोसाइटी। ठीक है, मतलब वो सोसाइटी ने किन इंस्टीट्यूशंस की मदद से किस तरह से एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट किया। सिंपल कि इनिशियल लेवल पे आप क्या देखोगे, आदि मानव थे, तब हमारे पास कुछ था ही नहीं टेक्नोलॉजी के नाम पे, तो हम तो पत्ते वत्ते लगा के घुमा करते थे। ठीक है, तब हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना कम था कि हम क्या लकड़ी और पत्थर से ही टूल्स बना के कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया करते थे। लेकिन विथ टाइम क्या हुआ, विथ टाइम आप क्या देखोगे कि चीजों में बदलाव आया। कैसे बदलाव आया विद टाइम? आप देखोगे आज जो ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो गई है, और जिस तरह से अब जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो माइनिंग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हो, किसके साथ में? नेचर के साथ में। ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है? तो while the technology and institution have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated it
जनरेटेड इन रिटर्न हैज एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इंपैक्ट ये हुआ कि जैसे जैसे क्या होते चले गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते चले गए, तो हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ता चला गया। आज हम मतलब आज जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में एकदम ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तब आपको कुछ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ये दो कॉन्सेप्ट समझे थे आपने, पॉसिबिलिज्म का, डिटर्मिनिज्म का। तो वही चीज आपको यहां पे अप्लाई करना है, क्या कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विकास ऐसे रातों रात नहीं आया। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन बींग्स कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसके साथ में ह्यूमन बींग कितना इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बायोफिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, जो कि विद टाइम इंक्रीज हुआ है, तो while technology and institution have helped in increasing the pace of human environment interaction, the momentum thus generated in return has accelerated technological progresses and transformation and creation of institutions. Fine, तो डेवलपमेंट, अब उस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, therefore we can say development is multi-dimensional concept. डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करता, डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखा जाता है। डेवलपमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है कि आप ह्यूमन सोसाइटी क्या इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रही है उन रिसोर्सेज के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल लेवल कितना है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं, तब जाके क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। अभी हम डेवलपमेंट के ये वाले पार्ट पे तो आए नहीं, इसको छुपा देता हूं सब, ठीक है। सस्टेनेबल वाले पार्ट पे तो अभी आए नहीं है, ठीक है, अभी हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव irreversible transformation of economy, society and environment. At times I feel NCERT is love, ठीक है, जिस तरह से ज्योग्राफी इज लव होता है ना, ठीक है, तो वैसे कभी कभी लगता है कि NCERT इज लव बहुत प्यारे तरीके से लिखा रहता है कि आज जो आप विकास देख रहे हो तो वो एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। कैसे मल्टी डायमेंशनल? तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ये थॉट आ गया, तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। आई नो वी आर लेट, थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे हो गई हमारी, अब इतने उठा पटक हुए हैं इस लाइफ प्रोसेस में कि थोड़ी सी चीजें लेट सी हो गई है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आज भी उस उम्मीद के साथ में कि दिगराज सर है, कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ और हम ज्योग्राफी में वो कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे, बेहतरीन परफॉर्म कर लेंगे, तो वो जो विश्वास है ना वो मुझे बांधे रखता है। चिंता मत करना, मैं आपको ये सिलेबस जैसे ही करवा, मतलब हमारे 2 चैप्टर और बचे हैं, ये 1.5 चैप्टर, ये चैप्टर हमारे कंप्लीट होंगे और उसके बाद में जब जो गैप रहेगा एग्जाम पीरियड में, तो उसमें भी तबड़तोड़ तरीके से कुछ ना कुछ आपके लिए इंतजाम कर लूंगा, ठीक है। नैया बहुत अच्छी तरह से पार लग जाएगी, यू विल कम आउट ऑफ द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। तो बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन द टीचर। फाइन, चलो वापस, पता नहीं क्यों वो थॉट आया, जस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चा भी अगर उस चीज को बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा है ना, तो उसके लिए चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आई फेल्ट लाइक सेइंग इट टू यू, ठीक। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या था कि डेवलपमेंट इज, ये जो लाइन बता रहा हूं आपको कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो इररिवर्सिबल है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है डेवलपमेंट को। ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रोथ जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का मैंने आपको टर्म 1 वाले चैप्टर्स में बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्या कि ग्रोथ में राक्षस की तरह बड़ा होते चले गए, ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है कि इतने बड़े हो गए कि गेट में ही फंस जा रहे, निकल नहीं पा रहे। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में रहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफाइज द पॉजिटिव इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। समझ में आया? ये कहानी रहती है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट इन द मोस्ट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया ना, उसके बाद की अगर बात करें तो इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज synonymous to economic growth which is measured in terms of temporal increase in the gross national product and per capita income और या फिर per capita consumption। अब अच्छे से समझना, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दूसरे एस्पेक्ट पे ले जा रहा है आपको ये टॉपिक। आपने बेसिकली डेवलपमेंट क्या है वो समझ लिया, डेवलपमेंट इज नथिंग मोर देन दी लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, ठीक है, विद द फिजिकल बायोफिजिकल एनवायरनमेंट, विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दी इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बाय सोसाइटी। वेरी सिंपल, फाइन। अब लेकिन अगर वो डेवलपमेंट को अगर आप देखोगे तो वो मल्टी डायमेंशनल है, इररिवर्सिबल है, पॉजिटिव है। अब वो डेवलपमेंट विद टाइम डेवलपमेंट की डेफिनेशन कैसे बदलते चलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात करें, 1945 के बाद की बात करें, तब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो था ना बहुत नैरो था, बहुत कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक टाइप का था। कैसे नैरो था? तो डेवलपमेंट को सिनोनिमस की तरह माना जाता था, मतलब पर्यायवाची की तरह माना जाता था, किसके? इकोनॉमिक ग्रोथ के।
मतलब इकोनॉमी ग्रो कर गई मतलब डेवलपमेंट हो गया, ताली बजा दो, ठीक है। तो उस तरह की कहानी रहती थी। उसको टेम्पोरल इंक्रीज के साथ कंसीडर किया जाता था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आपकी जितनी बड़ी, जिसकी जीडीपी जितना बड़ा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, उतना बड़ा क्या है उसका विकास हो गया। ऐसा पहले कंसीडर किया जाता था डेवलपमेंट को। फिर क्या होता है लेकिन आप बाद में समझ में आया क्या कि इवन द कंट्रीज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कुछ कुछ कंट्रीज में पैसा तो खूब था, बम पर पैसा था, लेकिन फिर ये समझ में आता है कि द कंट्रीज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ experienced speedy rise in poverty because of its unequal distribution, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज ने भी क्या क्या स्पीडी राइज, मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत हुआ, लेकिन वहां पे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी जो है, तो गरीबी में भी बहुत तेजी से मतलब गरीबी ने भी बहुत तेजी पकड़ी, बहुत गरीबी भी वहां देखने को मिल रही है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, फर्श लगा के अर्श तक का हर कैटेगरी का इंसान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट हुआ कि लोगों को समझ में आया कि हम जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वहां खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ठीक। तो उसी तरह से क्या है कि जहां डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की जा रही थी, तो वहां डेवलपमेंट फेल था एक तरह से, ठीक है, वहां डेवलपमेंट एक तरह से फेल था। तो अब क्या होता है, वैसे आप देखते हैं कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन होता है कंसेप्ट का, डेवलपमेंट को और ब्रॉडर सेंस में देखा जाता है, डेवलपमेंट को और ब्रॉडर कंटेक्स्ट में जाना जाने लगा, समझे जाने लगा, ठीक है। तो इन 1970s the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development, ठीक है। तो 1970s आता है तो समझ में आया कि नहीं यार, हम डेवलपमेंट को क्या है बहुत छोटे चश्मे से देख रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट को थोड़ा ब्रॉडली पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, तारक मेहता का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बताया, तो 1970s में इस तरह के फ्रेजेस जो है वो मार्केट में आने लगे, ठीक है, स्कॉलर्स के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, वो डेवलपमेंट को ऐसे डिफाइन करने लगे। लेकिन 1970s ये वही टाइम पीरियड है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर थोड़ा रिकॉल करो, महबूब उल हक हो गए, अमृत सेन हो गए, इनकी राइटिंग्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगी इनके पहले से और थोड़ा, ठीक है। तो फ्रेज सजेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड इक्विटी, कि ग्रोथ तो हुई है लेकिन ग्रोथ होने से उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ एंड इक्विटी, तो ग्रोथ में लोगों का कितना हिस्सा है, क्या सबको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के फ्रेजेस आने लगे कहां पे, पब्लिक डोमेन में। तो वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाइल डीलिंग विद द क्वेश्चंस related to redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone। बाद में लोगों को समझ में आया क्या कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये रियलाइज हुआ क्या कि कॉन्सेप्ट जो है ना डेवलपमेंट का, इसे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक, ठीक है। आपको इकोनॉमिक स्फीयर के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक स्फीयर के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ेगा। इट आल्सो इंक्लूड्स द इश्यूज सच एज इंप्रूविंग द वेलबींग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अवेलिंग ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे भी फोकस किया जाए, क्या कि आप वेलबींग ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंश्योर करो, आप अवेलिंग ऑफ हेल्थ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले लोगों को, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों पे भी आप फोकस करो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया गया। तो बाय 1980s डेवलपमेंट इमर्ज्ड एज अ कॉन्सेप्ट encapsulating widespread improvement in the social as well as material well-being of all these societies। समझ में आ रहा है ना। तो किस तरह से डेवलपमेंट जो है आपका, किस तरह से डेवलपमेंट जो है तो उसका इवोल्यूशन हुआ एक ब्रॉडर सेंस में, डेवलपमेंट जो है तो उसको ब्रॉडली डिफाइन किया जाने लगा, डेवलपमेंट को ब्रॉडली देखा जाने लगा, जिसमें डेवलपमेंट में क्या क्या इनकैप्सुलेट किया गया कि एक वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट होना चाहिए सोशल एज वेल एज मटीरियलिस्टिक वेलबींग में, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट which people sought after the second world war। post second world war जो इकोनॉमिक ग्रोथ से डेवलपमेंट को जोड़ दिया जाता था, अब लोग उससे हटके सोचने लगे, डेवलपमेंट को थोड़ा सा ह्यूमन टच देना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। वैसे आप देखेंगे तो डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां से आ गया, मतलब आप देख रहे हैं डेवलपमेंट जो कोर मटेरियलिस्टिक था, कैपिटलिस्टिक था, वो थोड़ा सा ह्यूमन टच के साथ में आ गया, ठीक है। अब उसी डेवलपमेंट में आप नेचर या फिर सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट कहां से ला रहे हो सर, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये जो आइडिया है ना, द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज्ड इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द लेट 1960s इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नोशन है ना, वो कहां से आया, ठीक है। तो वो यहां से आपको देखने को मिलता है कि एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह के जो कंसर्न्स उठना स्टार्ट हुए, वेस्टर्न वर्ल्ड तो डेवलप हो गया था 1960s तक, उल्टा उन्होंने तो बम फटाके भी फोड़ लिए थे, एटॉमिक बम वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो हमने इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है ना, इसकी हमें कॉस्ट पे करना पड़ेगी। दिखती बात है, आप कितने ही उत्पाद मचा लो, आपको एक ना एक दिन भरपाई करना पड़ती है।
तो वही चीज यहां पे भी हुई है। क्या? द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्ज इन द वेक ऑफ जनरल राइज इन द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द लेट 1960s इन वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये हल्ला मचा कि क्या हो रहा है कि हम जिस तरीके से विकास की तरफ जा रहे हैं ना, वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। तो फिर क्या होता है? इट रिफ्लेक्टेड द कंसर्न ऑफ पीपल अबाउट अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। करेक्ट कर पा रहे हो ना? तो नोशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इट ग्रेजुअली इमर्ज इन 1960s व्हेन पीपल वर हाईलाइटिंग द कंसर्न्स। ठीक है, क्या लोगों की चिंताएं थी? चिंताएं सिंपल से ये थी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या कर रहा है? हमें जूता दे रहा है, जूता इन द सेंस कि शूज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जूता दे रहा है, हमें कार दे रहा है, हमें पंखा दे रहा है, हमें लाइट दे रहा है, हमें कैमरा दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत कुछ ले रहा है, एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब उसी के चलते क्या होता है? उसी के चलते ये सारे आइडियाज अलग अलग पब्लिकेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? एरलिच, ठीक है, इन 1968 वो पॉपुलेशन बॉम्ब लिखते हैं। ठीक है, द लिमिट्स टू द ग्रोथ बाय मीडोज। उसके बाद में 1972 में भी और ऐसे पब्लिकेशंस आते हैं। तो ये जब लोगों ने मटेरियल पढ़ा तो दिस ऑल रेज द लेवल ऑफ फियर अमंग एनवायरमेंटलिस्ट इन पर्टिकुलर एंड पीपल इन जनरल। ठीक है, तो एनवायरमेंटलिस्ट जो है तो इस समय पे एनवायरमेंटलिस्ट के कान से खड़े हो गए कि बस समय आ गया है। ठीक है, अब अपनी बारी आ गई है, चलो। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया। ठीक है, स्पेसिफिकली एनवायरमेंटिस्ट ने इस चीज को मुद्दा बनाया। ठीक है, इन जनरल जो मासेस थी, जनता थी, जनता जनार्दन तो क्या है कि जो टीवी पे चल रहा हो वो सही है। तो फिर लोगों ने, मतलब ये सही भी था वैसे, तो लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया कि यस वी आर पेइंग द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। ठीक है, उसी के चलते क्या होता है? उसी के चलते यूनाइटेड नेशंस के कान में भी कहीं थोड़ी सी आवाज पहुंच गई। तो क्या होता है? कंसर्न विद द ग्रोइंग ओपिनियन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड जो एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच में कसाकसी चल रही थी, उसको लेकर जो ओपिनियंस डेवलप हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने क्या एस्टैब्लिश किया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, WWF नहीं है, ठीक है, WCED। ठीक है, WCED ध्यान रखना। तो द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जरा देखो समझो क्या समस्या है। तो यहां पे ये जो कमीशन बनाया गया WCED का, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का, इट वाज हेडेड बाय नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। ठीक है, तो ये महिला है। तो अब ये जो ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड थी, ठीक है, शी वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। फाइन, देखो बहुत अच्छी चीज बताऊंगा अभी खत्म होते होते। ठीक है, तो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी। तो अब क्या होता है? ये कमीशन को हेड करती है, और ये कमीशन जो रिपोर्ट देता है ना, तो वो रिपोर्ट जो, जैसे काका केलकर कमीशन था तो केलकर रिपोर्ट आ गई। ठीक है, वैसे मंडल कमीशन था तो मंडल रिपोर्ट आ गई। तो यहाँ ब्रटलैंड थी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड जो थी, तो उनके अंडर उनकी लीडरशिप में कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट का नाम था ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ध्यान रहेगा जीवन भर। तो ये ब्रटलैंड रिपोर्ट यहाँ पे आती है। अभी जो ब्रटलैंड रिपोर्ट आती है, तो द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट आल्सो नोन एज ब्रटलैंड रिपोर्ट एंटाइटल्ड आर कॉमन फ्यूचर इन 1987 में आर कॉमन फ्यूचर करके ये क्या, ये रिपोर्ट निकल के आती है। ठीक है, ये रिपोर्ट निकल के आती है ब्रटलैंड कमीशन की। समझ में आ रही है ना कहानी? क्यों? क्योंकि जनता ढोल पीट रही थी कि देयर वर ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में समस्याएं थी। वर्ल्ड कम्युनिटी का एक कॉमन ओपिनियन बन गया था, एनवायरमेंटलिस्ट इसे हाईलाइट कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि वी आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के टर्म्स में, एनवायरमेंट के संदर्भ में एक बड़ा क्या कर रहे हैं? कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। तो द रिपोर्ट डिफाइंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज, और इसी के चलते वो जो रिपोर्ट निकल के आती है, तो उस रिपोर्ट में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करती है। देखो ये जो डेफिनेशन है, आज आप लोगों को बहुत प्रगति महसूस होगी। क्यों? क्योंकि बचपन से वो जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ना, आज आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बच्ची है। ठीक है, मतलब ये कहां से उत्पन्न हुई है ये डेफिनेशन। तो देखो उस आवर कॉमन फ्यूचर वाली, मतलब जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर की तरह टाइटल दिया गया था, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार डिफाइन करा। कैसे? कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट शुड बी रेफर्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। छाप लेना इसे, एकदम यहां पे लिखवा लेना। ठीक है, तो यहां पे आप गजनी की तरह लिखवा लेना जैसे जाओ, फाइन। लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हमेशा आपको मदद करेगी, और कहां से आई, आज आप उसका ओरिजिन समझ गए तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स and pleads for the conservation of resources to enable the future generation to use these resources। सिंपल उसको एक्सप्लेन किया गया है कि एक ऐसा
तरीका हो विकास का कि आज की जरूरतें भी पूरा हो, ऐसा नहीं कि आप भूखे मर गए, ठीक है, आपकी भी जरूरतें पूरी हो, लेकिन आप आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक सेफ, अफोर्डेबल और कह सकते हैं लिवेबल, कंफर्टेबल, कोजी एटमॉस्फेयर जो है, इन्वायरमेंट जो है वो सस्टेन कर पाओ। दैट इज सिंपल, ठीक है, दैट इज सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट टेक्स इनटू अकाउंट द डेवलपमेंट ऑफ होल ह्यूमन काइंड विच हैव कॉमन फ्यूचर। इसीलिए अवर कॉमन फ्यूचर बताया कि हमें भविष्य के बारे में, देखो हम तो क्या है, हम तो 40, 50, 60, 70 साल जिएंगे, लेकिन उसके बाद भी तो जनरेशन आएगी, हमारे पोते पाती आएंगे, तो उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो वही चीज को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज द वंडरफुल वीडियो, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडी है बढ़िया सी, इंदिरा गांधी कैनल वाली। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो केस स्टडी जो इंदिरा गांधी कैनल वाली, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो उसमें हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर we can, we will. Thank you very much.